हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री। क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत रसायन। और ये रसायन विज्ञान है। और देखिए समझते हैं इसके सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप से आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको पहली हेडिंग इसमें तैयार करनी है। तो देखिए समझिए इसको ध्यान से, आपको सब आसान तरीके से बताया जाएगा। वैद्युत रसायन होता क्या है। देखिए चैप्टर क्या है, वैद्युत रसायन है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। इसको समझे ध्यान से। देखिए इसमें बुलाया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को, देखिए जैसे कि बैटरी है, देखिए इस बैटरी के अंदर होता क्या है, बैटरी के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। अभी जो रासायनिक ऊर्जा है ये हमें मिलती कैसे है, ये वैद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। हम आपस में इसका क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा को चेंज करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। देखिए बाहर से अगर इस बैटरी को भरेंगे तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा आएगी तो इसको भर देगी, मतलब रासायनिक ऊर्जा में फॉर्म हो जाएगी। और फिर रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बाहर को जाते हुए विद्युत ऊर्जा में। जो परस्पर इसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन। दूसरी हेडिंग है विद्युत अपघटन। ये क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको, क्या होता है विद्युत अपघटन। वो देखिए विद्युत अपघटन क्या है। देखिए आप समझते हैं विद्युत अपघटन क्या होता है। किसी विद्युत अपघटकीय का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। इसको समझे ध्यान से। किसी विद्युत अपघटकीय का, देखिए इसके अंदर क्या है, वाटर है, जल है। तो ये है यहाँ पर विद्युत अपघटकीय। यहाँ पे तार यहाँ पे कनेक्ट कर रखे इलेक्ट्रोडों से। तो इसमें जैसी करंट हम प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो H2 है इसका विद्युत अपघटन हो जाएगा। देखिए H2 क्या है, ये जल है। जैसे हम इसमें धारा भेजेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये टूट के बाहर चला जाएगा। देखिए आप ये बुलबुले देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से टूट के बाहर को चला जाता है जैसे पानी गर्म होता है। तो पानी गर्म करने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है, क्या, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर किसका अपघटन हुआ है, जल का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ये हमने किया है जल अपघटन। क्या किया है, जल अपघटन। जल अपघटन किसका द्वारा किया गया, विद्युत के द्वारा। तो ध्यान से देखें, यहाँ से करंट की सप्लाई करी है, जैसे करंट इसके अंदर भेजा है इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, तो पानी यहाँ पर क्या हो गया है, पानी का अपघटन हो गया, पानी टूट गया है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, अपघटन को। तो अपघटन का मतलब ही ध्यान पर रखना, क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। नेक्स्ट वाली हेडिंग है, देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है, देखिए इलेक्ट्रोड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को, तो कोई सी भी धातु की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है। देखिए अगर कॉपर की धातु है या फिर कॉपर की छड़ है तो उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में ही डालेंगे, मतलब जो विलयन होना चाहिए वो उसी का होना चाहिए। अगर आप जिंक की छड़ डाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट का विलयन होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए, तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो धातु की छड़ है, ये आपको जो छड़ दिखाई दे रही है, ये इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए एक आवेश तो इस पर उत्पन्न होगा और यहाँ पे होगा विलयन में, तो कैसा होगा, विपरीत। इस पर माइनस है तो इस पर प्लस का हो जाएगा, इस पर प्लस है तो इसमें माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके अंदर, विलयन के अंदर विपरीत मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है और विपरीत प्रकार का। इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहती है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है एनोड और ये जो कैथोड है, यही क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड है। क्या है, इलेक्ट्रोड है। और ये ब्रिज है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेलों को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो कंडीशन ये है कि उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट का लिया है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का लिया है।
तो क्षण पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो क्षण डाली गई है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और ये मोस्ट टाइम है, इसको जरूर तैयार करना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, अभी तो हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा था, अब यह है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज होते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को, फिर से कोई धातु की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो कोई धातु की छड़ है, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया, फिर से इसको, यहाँ पर देखिए Zn जिंक है तो ये जिंक सल्फेट का ले लिया, कॉपर तो फिर कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो धातु की छड़ के मध्य, देखिए ये है धातु की छड़, ये है धातु की छड़, धातु की छड़ के मध्य और विलयन की सतह के मध्य, ये विलयन है, विलयन की सतह के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। देखिए वोल्टेज बनेंगे, एक तो धातु की छड़ की वजह से और विलयन की सतह की वजह से, यहाँ पे क्या बनेगा, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आसान थ्योरी है। देखिए जब किसी धातु की छड़ को, तो हमने कोई धातु की छड़ ये ले ली, उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबोते हैं, तो उसी धातु का लवण का विलयन क्या है, यहाँ पर ZnSO4 है। तो यहाँ पर देखिए उसी धातु की छड़ को हमने उसी के विलयन में डुबो दिया है, तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान पर रखना, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आसान थ्योरी है। चलिए और आगे था यह है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और ये कारक समझते हैं। देखिए कारक क्या है, पहला कारक है कि चालक की प्रकृति पर। देखिए चालक की प्रकृति क्या होती है, कोई भी कंडक्शन है, कोई भी चीज है, वो चालक है। तो चालक के अंदर मतलब एक तरीके से ये होता है, इसके अंदर करंट प्रवाहित हो जाए, इसको चालक बोलते हैं। तो चालक की प्रकृति, प्रकृति क्या होती है, उसकी कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो उसकी प्रकृति है। ओके चलिए, चालक की प्रकृति पर जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी, मतलब उसमें जो करंट ज्यादा फ्लो होगा, जितनी चालकता उसकी अधिक होगी, वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। देखिए आसान सी थ्योरी है, जितनी चालकता उसकी अधिक होगी, मान लो ये इलेक्ट्रोड है, इसमें से ज्यादा तेजी से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर वोल्टेज भी ज्यादा होंगे। आसान सी थ्योरी है, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी, इसकी चालकता जितनी तेजी से इसके अंदर करंट फ्लो होगा, वह उतनी ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, उतनी ही ज्यादा विभव क्या है, वोल्टेज बना के दे देगा, उतनी ही स्पीड से वोल्टेज बन जाएंगे। दूसरी क्या है, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। धात्विक आयन, धात्विक आयन का मतलब यह है, इसमें जो आयन भरे हैं प्लस माइनस जो होते हैं वो आयन होते हैं। आयन की विलयन में सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है उसका गाढ़ापन, कितना वो गाढ़ा है वही इसकी सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो घटता है। अगर जैसे हम इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे, विलयन को करेंगे गाढ़ा सा, तो क्या होगा, उसका विभव का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाते हैं, उसके अंदर जो आयनन होते हैं प्लस माइनस जो होते हैं, ठीक, वो घट जाते हैं। तो समझे इसको ध्यान से, जैसे हम सांद्रता बढ़ाएंगे, जैसे उसको गाढ़ा करेंगे, इसके सॉल्यूशन को, इसके विलयन को, तो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो घट जाएगा, वोल्टेज है वो घट जाएंगे, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाते हैं। जैसे आयनन घटेंगे, देखिए आयनन जो होते हैं प्लस माइनस जो होते हैं, जितने ज्यादा मात्रा में ये होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होगा, करंट वहां पे फ्लो होगा। तो इसी वजह से क्या होते हैं, आयनन घट जाते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज भी यहाँ पे क्या होगा, विभव का मान भी घट जाएगा। तीसरा क्या है, तापक्रम। अब देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का ताप हमने बढ़ा दिया घटा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है। सवाल यह है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव, तो ताप पर भी करता है, इन तीनों पे करता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इसके वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। इसी को बताया गया है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है। तो वोल्टेज है किसके, इलेक्ट्रोड विभव के। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव। अब आ चुका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है इसको समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई,
और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई नोट। क्या होता, ई नोट। इसको ध्यान पर रखें। तो समझे इसकी थ्योरी की मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है कि किसी धातु की छड़ को, थ्योरी थोड़ी देखिए सेम टू सेम है, बस कुछ ही वर्ड चेंज होंगे। किसी धातु की छड़ को, फिर से कोई धातु की छड़ ले ली है, जैसे कि इसमें Zn की ले ली है हमने। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री पर एक मोलर धातु आयन की, तो यहाँ पर 25 डिग्री तापमान इसका होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन की सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, फिर से हमने इसको विलयन में डुबो दिया है, इसको इलेक्ट्रोड को डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, देखिए ये धातु है और ये विलयन है, इस विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, वोल्टेज बनेंगे, फिर से वही बात है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए मानक में केवल इतना अंतर आ चुका है कि 25 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होना चाहिए किसका, मोलर धातु आयन का। ठीक, आसान थ्योरी है। तो इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, किसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में संबंध क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें संबंध क्या है, ये एक समीकरण है, नर्स्ट समीकरण कहते हैं इसको, नर्स्ट समीकरण, और ये मोस्ट टाइम पी है। बोलता है कि नर्स्ट समीकरण क्या होती है, इसको लिखिए। और इसी में मालूम करता है इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में संबंध, वो भी यही है, और जो समीकरण है वो भी यही है। इसके समीकरण है ई बराबर ई नोट माइनस के 2.03 RT अपॉन में NF log 1 अपॉन MN पॉजिटिव। अब जो जहां है वो लिखते हैं। देखिए जहां R क्या गैस नियतांक है, ये जो R है ये क्या है, गैस नियतांक है, इसका मान होता है 8.312 J के इनवर्स और मोल इनवर्स। T क्या परमताप है, ये केल्विन में भी हो सकता और सेल्सियस में भी हो सकता। F क्या फैराडे नियतांक है, 96,485 या फिर 96,500 गुलाम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। वैसे इसका जो मान होता है 96,500 भी होता है और 96,485 भी होता है, किसी किसी किताब में 96,500 भी आ जाता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, इसको ध्यान पर रखें। और Mn क्या है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता है। जो Mn है ये विलयन में धातु आयन की क्या है, सांद्रता है। ठीक, ये सारे जो पॉइंट हैं आपको पता होने चाहिए। देखिए अब पढ़ते हैं ओके देखिए अब पढ़ते हैं फैराडे के नियम। जो फैराडे के नियम है, विद्युत अपघटनीय नियम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए, तो आप इस पे स्टार लगा लें, ये आते बहुत हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, इसके दो नियम हैं, इनको दोनों को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए फैराडे के प्रथम अपघटन का नियम लिखिए, जो फैराडे का प्रथम नियम है उसके बारे में समझाइए। आंसर क्या है कि इस नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड विशेष पर, इस इलेक्ट्रोड विशेष पर क्या होता है, मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, और पदार्थ का द्रव्यमान होगा W, क्या होगा W। एक वेट से इसको डिनोट करेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा, इसमें जो कुल आवेश है उसके समानुपाती होता है। देखिए इसको समझिए कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इस इलेक्ट्रोड विशेष पर जितना द्रव्यमान W इकट्ठा होगा वो प्रवाहित की गई धारा के, और धारा से क्या मिलता है, हमें आवेश मिलता है। क्या मिलता है, आवेश मिलता है। तो इस बैटरी से हमें क्या मिल गया, आवेश। क्यों मिल गया है, तो इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। समझिए इसको, देखिए कैसे समझेंगे आप। देखिए ये जो W है ये समानुपाती होगा Q के, क्योंकि Q क्या है, इसके अंदर आवेश है, तो Q बराबर क्या होता है, IT। देखिए जैसे आप ये अनुक्रमानुपाती का, ये समानुपाती का मार्क हटाएंगे तो यहाँ पर एक विद्युत अपघटनीय स्थिरांक आ जाएगा J। यहाँ पर कौन है, Q। क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT होता है, ये आपने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा, ZIQ, ZIQ।
यहाँ पर W बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Z, और Q क्या है, IT, तो यहाँ पर आ जाएगा IT। तो W बराबर ZIT, ये न्यूमेरिकल में काम में आ जाएगा फॉर्मूला। आप ये नोट कर लेना सारा कुछ और स्क्रीनशॉट लेते रहना हाथों हाथ। अब देखिए यहाँ पर जहाँ Z क्या है, Z है स्थिरांक, विद्युत अपघटनी स्थिरांक, विद्युत अपघटनी स्थिरांक, ये अपघटनी लिखा हुआ है, ओके, विद्युत अपघटनी स्थिरांक। और I क्या है, I है धारा, I क्या धारा, और T क्या है, समय, T क्या है, समय। तो ये बात है, ध्यान पर रखना। एक बार और समझते हैं क्या होता है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ये हुआ ही है इसके अंदर, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, तो ये कोई इलेक्ट्रोड विशेष है, इस इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित, यहाँ पर मुक्त अथवा एकत्रित हमें क्या एकत्रित हुआ है, ये जो एकत्रित हुआ है, ये W का मान एकत्रित हुआ है, जो द्रव्यमान है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा, जो इस विलयन में प्रवाहित की गई है विद्युत धारा, मतलब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा है, उसके विद्युत आवेश के समानुपाती होगा, मतलब जो W है वो Q के समानुपाती होगा। सिंपल सी बात यह है, देखिए जितना ज़्यादा आवेश यहाँ पर प्रवाहित करेंगे इतना यहाँ पर कुछ द्रव्यमान इकट्ठा हो जाता है इलेक्ट्रोड पर। आपने किसी बैटरी पर देखा होगा कार्बन से लगा हुआ, वो कार्बन से जो लगा हुआ वो W का मान है एक तरीके से, ओके। चलिए अब ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट वाला नियम। नेक्स्ट वाला नियम क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है, ये भी आसान है, समझते हैं इसको, देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अपघट्यों के, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इसको हमने क्या जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के, विभिन्न का मतलब कई सारे भी जोड़ सकते हैं आप, विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए इसमें और इसमें और इसमें तीनों में समान मात्रा में क्या हमने प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों का जो द्रव्यमान है उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। मतलब जो W का मान है वो समानुपाती होगा किसके, E के, उनके तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार होता E, और यहाँ पर और क्या है, और है पदार्थ के द्रव्यमान, और पदार्थ का द्रव्यमान होता है W, ओके। और देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, W जो है वो देखिए W जो है वो समानुपाती है किसके, E के। W जो है वो समानुपाती है किसके, E के, किसके है, समानुपाती E के। तो ध्यान रखें, इसमें ये बताया गया है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जो द्रव्यमान है W वो तुल्यांकी भार E के समानुपाती होता है। ये W है वो E के समानुपाती होता है। फिर से इसको सोल्व करेंगे, W बराबर जैसे इस समानुपाती अनुक्रमानुपाती का मान घटाएंगे तो यहाँ पर स्थिरांक आ जाएगा Z, और यहाँ पर क्या है, E। अब देखिए इसको समझो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर किसका मान निकालूं, E का मान निकालूं, इसका E का, ओके। अगर मैं यहाँ पर Z का मान निकालूं तो ये गुणा की संख्या बटे में आ जाएगा, मतलब W के बटे में कौन आ जाएगा, E आ जाएगा, कौन आ जाएगा, E। तो इस तरीके से आप Z का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें, अगर Z1 का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा W1 बटे में E1। याद रखें, यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। अगर आप Z2 का मान निकालें, अब देखिए Z1 Z2 का मान को निकालना है,
यहाँ पर Z1 होगा, यहाँ पर Z2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, Z3 होगा। इन तीनों के लिए हम निकाल रहे हैं। तो Z2 का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, W2 अपॉन में E2, क्या आ जाएगा, E2। और यहाँ पे Z3, देखिए Z3 का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा, W3 अपॉन में क्या आ जाएगा, E3, क्या आ जाएगा, E3। ये मान है सारे के सारे, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम इनको इक्वल रख सकते हैं, मतलब जो W1 होगा, W1 अपॉन में E1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा W2, वो होगा W2 बटे E2 के बराबर। और W3 जो होगा वो होगा इन दोनों के बराबर, मतलब W1 अपॉन में E1 बराबर होगा W2 बटे E2 के और W3 बटे E3 के। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये सारे मान क्या हैं, Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 हैं, और ये सब Z किसके बराबर हैं, Z के। ये फॉर्मूले हैं कुछ जो न्यूमेरिकल में काम में आ जाएंगे, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन समझे ध्यान से कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण, जो प्रमुख लक्षण है वो बताइए, और दो इसके उपयोग भी लिखने हैं। समझें इसको कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, क्या होती है, इसको समझते हैं। विभिन्न, यहाँ पर क्या बोला गया है वो देखिए, विभिन्न धातु तथा अधातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है, अगर उनको बढ़ते हुए क्रम में हमने रख दिया, जो बढ़ते हुए क्रम पे जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। सिंपल सी थ्योरी है, इसको समझें। विभिन्न धातु, अब विभिन्न धातु कौन कौन सी होती हैं, सोडियम, कॉपर, ठीक इस टाइप से, जो जिंक है, ये सब जो धातुएं हैं, अगर इनके इलेक्ट्रोडों के विभव के मान को हमने बढ़ते हुए क्रम में रखा है तो उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न धातु तथा अधातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ऐसे क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके, आसान थ्योरी है। जैसे कि हमने ले लिया सोडियम, जैसे हमने सोडियम का ले लिया, सोडियम का क्या होता है वोल्टेज, ये होता है -2.71 वोल्ट। और जैसे कि Mg ले लिया मैग्नीशियम, इसका होता है -2.37 वोल्ट। अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से रखेंगे, बढ़ते हुए, तो जैसे कि सोडियम से ज़्यादा किसका है, Mg का है, तो सोडियम से ज़्यादा किसका है, Mg का है। तो ये जो श्रेणी बननी है इस तरीके से, इसी को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है, इसको समझते हैं। पहला लक्षण क्या है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की जो अपचयन क्षमता है वो घटती है। जो अपचयन क्षमता होगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की शक्ति होगी, वो घटती है। जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन की क्षमता बढ़ती है। देखिए यहाँ पर ये उपचयन है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया है, अगर नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो अपचयन क्षमता बढ़ती है। देखिए क्या होता है, जब नीचे से ऊपर को जाते हैं तो बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो घटेगी। ठीक अपोजिट है। दूसरा क्या है, देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम इसके लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, अगर हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से हाइड्रोजन, देखिए अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। देखिए ऊपर वाले क्या करेंगे, हाइड्रोजन मुक्त गैस देंगे, और नीचे वाले हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। ठीक, जितने भी ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन गैस देंगे और नीचे वाले हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। तो ये दो लक्षण हैं।